बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम मानवकृत आपदाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो वैसे तो सभी प्राकृतिक चीजें भी कहीं ना कहीं मानव के द्वारा जुड़ी होती हैं, परंतु ये कुछ ऐसी आपदाएं हैं जो केवल मानव की देन है ना। तो चलिए आज बात करते हैं हम जो आपदाएं हैं उनके बारे में। तो आणविक, जैविक और रासायनिक आपदा, ये आपदाएं पूरी तरह से मानवकृत ही कही जाती हैं। ठीक, रासायनिक गैस का जो रिसाव है, यानी रासायनिक गैस का रिसाव का जो हम उदाहरण दे सकते हैं, है ना, रासायनिक आपदा जिसको कहते हैं, तो वो हमारे भारत में भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है ना। और ये कब हुई थी, क्या हुआ था, उसके बारे में बताती हूँ आपको। तो 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी भारत की अब तक की सबसे बड़ी आपदा है। यह एक प्रौद्योगिकी घटना का परिणाम थी, यानी एक इंडस्ट्री में ऐसी जहरीली गैस थी जिसके रिसाव से बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। चूंकि वो हवा के साथ घुल गई थी तो कुछ किया भी नहीं जा सकता था, और रात्रि में लोग सो रहे थे तो उनको कुछ पता भी नहीं था कि अपना मुंह ढकें या कुछ भी करें, है ना। तो इसमें क्या था कि हाइड्रोजन, साइनाइड व अन्य अभिकृत उत्पादों के साथ साथ 45 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली, अत्यंत जहरीली गैस जो है यूनियन कार्बाइड नाम का जो कारखाना है उससे निकल पड़ी। कब? रात के 12 बजे रिसी और हवा के साथ बह गई। अब ऐसी स्थिति में लोग सो रहे थे, किसी को पता ही नहीं कि मुंह ढकना है, क्या उपाय करने हैं बचने के, और लोग जो सो रहे थे वो सोते के सोते रह गए, है ना। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए और केस चला। वो बहुत सारी चीजें हैं, उनको मुआवजा भी दिया गया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक भूल के कारण लोगों का हताहत होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ना। तो लगभग, जैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लगभग 3600 लोग जो है मरे और अन्य लोग जो है रोगग्रस्त हो गए, क्योंकि ये केवल अकेला वैसे ही डैमेज नहीं करते कि एकदम से डैमेज किया, उसके साथ साथ आंतरिक रूप से ये घुल मिल जाते हैं हमारे शरीर में हवा के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, और ये हमारे आंतरिक और बाह्य सभी प्रकार के अंगों को जो है प्रभावित करती, खासकर हृदय और मस्तिष्क से संबंधित अंगों को ये बहुत प्रभावित करती हैं ऐसी चीजें, है ना। तो ये तो है ही सही। इसके अलावा और क्या हुआ था, ये तो रासायनिक गैस के रिसाव का हमने उदाहरण दिया। इसके साथ परमाणु या आणविक जो है, आणविक में हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे, वो भी एक बहुत बड़ी घटना थी। तो आणविक में हम लिख सकते हैं, ये रासायनिक हो गया, आणविक में हम लिख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान पर, या जापान के हिरोशिमा व नागासाकी नामक शहरों पर बम गिराए गए, परमाणु बम गिराए गए, परमाणु बम गिराए गए, जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए और हताहत हुए, और आज भी उस क्षेत्र में जीवन संकट में है ना, क्योंकि उस जगह पर इतना बड़ी संख्या में ये सारे कण उसमें घुल गए थे मिट्टी में, हवा में, कि वहाँ जो पीढ़ियां हैं वो विकलांग, ऐसे अजीब अजीब तरह के जो है बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, पेड़ पौधे नष्ट हुए, बहुत सारी संख्या में, बहुत बड़ा। इसीलिए जबकि वो बहुत छोटे परमाणु हथियार थे, उसमें 15 टन और 21 टन, जबकि अब तो पूरे विश्व में इतने हजारों टन के जो है क्षमता वाले
परमाणु हथियार लोगों के पास है, और अगर कभी ऐसा हुआ तृतीय विश्व युद्ध छिड़ा, इसीलिए बार बार जो परिस्थितियां आती हैं, किसी भी देश का किसी के साथ टकराव होता है तो मध्यस्थता द्वारा किसी तरह से रोक दिया जाता है, या वो दोनों देश भी आपस में समझदारी के द्वारा वो कदम नहीं उठाते, जैसे कि भारत चाइना का हो रहा था। तो क्यों? क्योंकि उसके परिणाम स्वयं जो जिस पर डाला जाएगा वो देश तो उठाएगा ही उठाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो छोड़ेगा वो भी कहीं ना कहीं जीवित नहीं रहेगा। वो इतना खतरनाक उसका प्रभाव होगा कि फेंकने वाला भी जो है क्षतिग्रस्त होगा, और जिस पे गिरेगा वो तो होगा ही सही। तो ये मानव कृति ही है। हम इतनी खतरनाक चीजें लेके चल रहे हैं, कभी भूलवश कुछ हो जाए तो पूरी संपूर्ण मानव जाति का जो विनाश हो जाएगा। तो ऐसी विनाशकारी चीजों के आविष्कार हम करते ही क्यों हैं? तो ये मानवकृत आपदाएं हैं जो मानव के करने से ही आती हैं। अब अमेरिका ने भी उसके ऊपर गिराया, तो अमेरिका को स्वयं ये अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में इसका दुष्परिणाम होगा, क्योंकि पहली बार वो उसका प्रयोग किया गया था। ठीक है। उसके अलावा हम देखें जैविक संकट, तो जैविक संकट में हम टिड्डी का आक्रमण, कीटों द्वारा फैलने वाले रोग, ये भी कहीं ना कहीं मानवकृत आपदाएं हैं। ठीक है। अगला है टिड्डी दल का आक्रमण। टिड्डी दल का आक्रमण है ना। कीटों द्वारा फैलने वाले रोग, कीटों द्वारा फैलने वाले रोग जैसे कि प्लेग है ना, प्लेग है ना, और आपका वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू है ना, वायरल संक्रमण, ठीक है, डेंगू और अन्य भी बहुत सारे। तो ये है। अभी सबसे बड़ा जैविक का अगर हम वायरस की बात करें तो वो है कोरोना, जिसके हमारे सबकी नाक में दम है, पूरा 1 साल हमारा खा गया है ना कोरोना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा व तात्कालिक उदाहरण है, है ना। इसके द्वारा आप देखो कितने लोग जो है परेशान हुए, कितने लोग मारे गए। और ये हम सब जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध हो गया अब तो ये, कि ये चीन की लैब में बनाया जाने वाला एक वायरस था जिसका प्रयोग किया गया कहीं ना कहीं मनुष्यों पर, और वो इतना भयंकर फैला कि उसकी वैक्सीन 1 साल, हम कहते हैं कि हमारा विश्व बहुत विकसित हो गया, अमेरिका जैसा देश उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और लाशों के ढेर लग गए। तो एक व्यक्ति की भूल या एक विचार की, एक मानसिकता की भूल के कारण संपूर्ण विश्व जो है, पूरी अर्थव्यवस्था पटरी पर, पूरी शिक्षा व्यवस्था पटरी पर, सभी कुछ थम गया। जो इतनी तेजी से भाग रहा था वो सभी देश, पूरा विश्व जो है कम से कम नहीं तो 10 वर्ष पीछे हो गया है। जो उन्नति की थी वो 10 वर्ष पीछे चली गई। तो इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ मानव के द्वारा। तो ये वायरस या जैविक के उस उदाहरण में अगर आप लिखें तो ये सबसे अच्छा, क्योंकि जब ये किताब लिखी गई थी तब ये नहीं था, सबसे पहला और नया है और हमारे जीवन का सबसे प्रमाणिक अनुभव है। तो इसको आप जरूर लिखना कि कोरोना कब आया, क्या हुआ, इसके बारे में लिख सकते हो आप, है ना। अगर पूछे, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, जैविक में हम आ रहे हैं तो जैविक में कि सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना और वर्तमान में ये इससे ये प्रभाव, थोड़ा सा हम कर सकते हैं इसको, है ना। तो ज़्यादा मत जाना, नहीं तो पता चला कि हम लोग विषय से भटक कर और दूसरे उसमें चले गए। तो जो आपदाएं हैं ये रासायनिक हैं, जैविक हैं, आणविक हैं, ये व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य अंगों को प्रभावित करती हैं, है ना, मस्तिष्क को, हृदय को प्रभावित करती हैं। और ये क्यों होती हैं? ये रासायनिक रिसाव के कारण, ये तकनीकी प्रौद्योगिकी की देन है। प्रौद्योगिकी में कुछ जैसा यूनियन कार्बाइड उसमें हुआ था, कारखाने में गैस रिस गई, है ना, लेकिन उसका परिणाम कितना, तो इसके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रभाव क्या पड़ा इसका, हम प्रभाव की बात करें तो यह मानव के बाह्य व आंतरिक अंगों को प्रभावित करके, रोगग्रस्त करते हैं
करते हैं एवं मृत्यु का कारण भी बनते हैं, मृत्यु का कारण भी बनते हैं, है ना, बनते हैं। हम इनको रोकने के उपाय की जब बात करेंगे कि दुष्प्रभाव कम करने के उपाय, दुष्प्रभाव कम करने के उपाय, कम करने के उपाय, है ना, तो उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले क्या किया जाए, तो इनके भंडारण के तरीके, बचने से संबंधित जानकारी, खतरनाक रसायनों के भंडारण व बचाव की जानकारी सरल भाषा में प्रचारित की जानी चाहिए, सरल भाषा में लिखी हुई होनी चाहिए, है ना, यानी जहाँ इसका भंडारण है वहाँ ये साफ साफ और सरल भाषा में लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। अब अगला जो है क्या और क्या उपाय कर सकते हैं, तो इनकी भंडारण क्षमता सीमित होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, भंडारण क्षमता सीमित हो, ठीक है, सीमित होनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हमें इससे बचने के लिए मॉक ड्रिल करानी चाहिए, यानी छलम के अगर ऐसा होता है, जैसा कि होता है ना, हम आपदा प्रबंधन में मॉक ड्रिल कराते हैं कि अगर भूकंप आया तो क्या करेंगे, बाढ़ आया तो क्या करेंगे, तो ऐसे ही मुकाबला करने के लिए, दुर्घटना से मुकाबला करने के लिए, इस क्षति से मुकाबला करने हेतु मॉक ड्रिल, है ना, मॉक ड्रिल कि कैसे बचा जा सकता है ना इस आपदा से, मॉक ड्रिल कराई जानी चाहिए, जिससे लोग समझ में आए कि अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, है ना, कराई जानी चाहिए। उसके अलावा जो है अग्निरोधी चेतावनी प्रणाली में सुधार करना चाहिए, अग्निरोधी प्रणाली चेतावनी में सुधार होना चाहिए, सुधार हो, ठीक है, ये लिख देते हैं। उसके अलावा जहरीले भंडारण सीमित उद्योगों के लिए बीमा और सुरक्षा संबंधी कानून सख्ती से लागू हो, उद्योगों के लिए बीमा व सुरक्षा कानून सख्ती से लागू होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनके माध्यम से इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो हालांकि ये मानवकृत आपदाएं हैं, वर्तमान में आधुनिक युग की देन है, प्रौद्योगिकी की देन है, तो ऐसा नहीं है कि हम ये सब चीज़ें बंद कर दें, विकास की राह पे आगे न बढ़े, पर सावधानी लेकर चलें। और जैसे क्या होता है कि जब ये उद्योग इंडस्ट्री खोली जाती है तो कुछ नियम और शर्तें होती हैं, तो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सख्त कानून हो गए। अगर ऐसा होता है, आप अगर ये लगा रहे हैं तो इससे संबंधित सुरक्षा संबंधी सारी चीज़ें भी लगाएं और बीमा कराएं कि अगर इससे जो हताहत होते हैं काम करने वाले या बाहरी लोग, तो उनको मुआवजा मिल सके, है ना। तो हालांकि जीवन का तो कोई मोल नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ राहत परिवार को मिले तो अच्छा होगा। आज भोपाल गैस त्रासदी के जो पीड़ित लोग हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, मुआवजा भी मिला था सरकार की तरफ से, पर ये जो महाशय थे जिन जो इस पूरे उसका कारण थे, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो बचने के लिए थे कहीं ना कहीं, है ना, बाहर चला गया था वो। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को फिर सह मिलती है कि कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सारी चीज़ें करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर और लेकर आएंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है और गंभीरता से पढ़ाने का विषय भी है, तो आराम से एक टॉपिक को अच्छे से कवर हम कर रहे हैं।
तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।